हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपी पीजीटी 2022 का जो बहुप्रतीक्षित एग्जामिनेशन था, काफी दिनों बाद जो हुआ है, लगभग 4 साल होने को जा रहे हैं और तब जाकर के ये एग्जाम हो पाया है। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बच्चे ये उनके मन में आया कि सर पेपर किस तरीके से पूछा हुआ अलग टाइप का है। तो मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि अगर पेपर टफ है तो आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ है, और पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है। जैसा कि आप लोग यूपी पीजीटी में एक समय ऐसा आ चुका था, अभी जो लास्ट टाइम की वैकेंसी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि 115 यानी 115 क्वेश्चन। आप सोचिए कि 125 में 115 प्लस यानी 115 से 120 क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति, 115 करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझता था। सोचिए, तो ये ऐसा पेपर बन जाए, इस तरीके से पेपर 115 अगर करें और इतना मेरिट जाए तो हमारे हिसाब से ये भी ठीक नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे वो जो कहते थे हमसे बातचीत में इस दौरान, कहें कि सर हम हायर की तैयारी कर लेंगे लेकिन यूपी पीजीटी में सर हमारा तो हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम ये तिलिस्म की जो इतना ज्यादा स्कोर था वहां पर ये खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि 125 क्वेश्चन आता था, उसमें लोग क्या करते थे कि 110 क्वेश्चन के आसपास में 105 से 110 क्वेश्चन एक राउंड में कर देते थे। ठीक है, पहले राउंड में। अब यहाँ क्या है कि ये जो पेपर अभी बना, इस पेपर को उठा करके जब पहली राउंड में बच्चों ने, जो अच्छे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो लगातार जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो 70 से 75 क्वेश्चन, ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में निकाल पाए। अब आप समझ लीजिए 70 से 75 क्वेश्चन कहाँ 105 से 110 क्वेश्चन जाते थे और कहाँ 75 से 80 क्वेश्चन, या मान लीजिए 70-75 क्वेश्चन इजिली मतलब हो गया। एक बार, एक राउंड में, एक बार में तुरंत हो गया। जब दूसरे राउंड पे आते हैं तब वो जाकर के मेहनत करते हैं और वहां पर ये काम शुरू करता। अब जो 75 क्वेश्चन कर दिया तो लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ और 25 उधर, यानी लगभग मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन में गैस करने की बात आई। एक चौथाई गैस लगभग लोगों के सही जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक चौथाई देखें तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन, 12 की जगह 13 मान लीजिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि 13 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन और भी इस पे चले गए। ठीक, तो 75 में, अगर आप 75 में ये आपने 5 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है मान लीजिए, और 13 में से 7 क्वेश्चन आपने दिमाग लगा करके और सही किया, तो 13 7 20 यानी 20 क्वेश्चन हमने सही कर दिया, तो 75 20 90। ठीक है, यानी 90 क्वेश्चन। ये तो आपके एक बढ़िया स्टैंडर्ड, ये लगभग मतलब जो करने वाले विद्यार्थी उन्होंने किया। तो 90 क्वेश्चन अगर आपने चढ़ा दिया है तो आप बहुत अच्छे स्कोरर वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन चूंकि अब सवाल क्या बनता है कि सीट कितनी है, तो अभी आपने पिछली बार देखा था 80-84 समथिंग ऐसे सीट जाती थी। अभी सीट संख्या घट गई, वो केवल 42 है। और 42 सीट अगर देखा जाए तो 42 नहीं, ये उल्टा हो गया, 24 केवल मात्र सीटें। ठीक है, 24 सीट का मतलब हो गया कि ये बहुत कम है, ये संख्या कम है। और जब 24 ही सीट है तो यही जो 90 है, इसमें कम से कम ऊपर स्कोर करने पे 5 और बढ़ा लीजिए, और 5 बढ़ा देंगे तो आपका हो गया 95। क्योंकि जैसे आप ऊपर की तरफ में 1-1 2-2 क्वेश्चन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे भारी मात्रा में लोगों की संख्या कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका 95, मतलब ये सबसे पहली बात आ गई कि 95 क्वेश्चन जो मेरा प्रेडिक्शन है, और वो है कि अगर आप 95 क्वेश्चन तक सब कुछ मिला करके पहुंच गए हैं, गैस वॉश करके, मेहनत करके और जो भी करके, तो आप एक ऐसे सिचुएशन पे हैं कि आपकी इंटरव्यू एज ए जनरल कैंडिडेट कॉलिंग होगी। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए 95 क्वेश्चन अगर आपने करके रखे हैं तो कॉलिंग होगा 95 ±2। ठीक है, ये ±2 इसलिए क्योंकि इस पे कोई जोर नहीं है। क्यों इस पे प्लस माइनस मैंने 2 कर दिया? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत जो भी अभ्यर्थी जहां पे एग्जाम दिए होंगे, तो एक जो फीडबैक निकल करके है कि लगभग 39% ही वुमेन्स एग्जाम में गई थी और लगभग 42% मेल। तो आप सोचिए कि आधे से कम लोगों ने इस एग्जामिनेशन को दिया, आधे से कम लोगों ने इस पेपर को दिया। आधे से कम लोग इस पेपर को देने का मतलब आप समझ लीजिए। अभी जस्ट इसके पहले क्या था, जस्ट इसके पहले एक कह लीजिए कि
शादी विवाह का माहौल अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो वो सब जब इसमें बिजी हो गए और 4-4 साल का पेपर छूटे हुए हो गया, तो जिस तरीके से प्रिपरेशन नहीं, तो लोग उससे ड्रा बैक कर लेते हैं। अब दूसरे भाषा में अगर हम लोग कहें, इस बात को सिंपली अगर हम लोग समझें, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है कि मार्केट में छात्रों टोटल मिला करके पीएचडी नेट मिला करके से 5 से 6 हजार स्टूडेंट है, 5000 to 6000, ठीक है, सोशियोलॉजी के। उस 5 से 6 हजार में से केवल 500 से 600 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार मेहनत से डेडिकेटेड होकर के लगे हुए हैं, जिनकी आईक्यू लेवल भी अच्छी है, हेल्थ अच्छा है, और लगातार वो अपनी चीजों को छोड़ करके और लगे हुए हैं, बराबर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एकदम मतलब उनके लिए कि नौकरी पाना जरूरी हो गया है और हम इसी के भरोसे बैठे हैं, यही केवल काम कर रहे हैं। कुछ इसमें 400-600 लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो अन्य काम करते हुए भी कर रहे हैं, लेकिन ये वो डेडिकेटेड लोग हैं जो फुली एकदम से बने हुए हैं कि हम इस पे कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 से 600 लोग हैं, और उसी में से अभी आपने देखा होगा कि हायर में भी लोगों को जाना है, ठीक है। जीडीसी की परीक्षा अभी आप सामने, उसी में से जाएंगे, और उसी में से पीजीटी में भी लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जीआईसी का पेपर जून में है, 14 जून के आसपास में। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन लगे हुए हैं छात्रों। तो हम यहाँ थोड़ा सा ये बात इसलिए कर लिए क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि सर क्या प्रेडिक्शन है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, किस तरीके से, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस और चीजें हमारे साथ में शेयर करते हैं लोग, तो उन्हीं आधार पे मैंने आप लोगों को एक एग्रीगेट जानकारी बता दी कि क्या है पोजीशन, इस समय क्या चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग पेपर को एक बार देख लेते हैं। पेपर तो आप एआई का जमाना है, ये सब चीजें हैं, तो आपने पेपर को तो लगभग सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमने पेपर को फटाफट देख लेते हैं और आप एक बार मैचिंग कर ले। देखिए कई बच्चे तो एकदम अचानक से पेपर देखे और पेपर को देखते ही कह रहे हैं पता नहीं कहाँ से आ गया। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो बच्चा नेट जेआरएफ, ठीक है, नेट की तैयारी करे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नेट के सीधे सीधे आ गए। अब आप सोचिए पीजीटी में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नेट के क्वेश्चन उठा करके सीधे सीधे यहाँ पर डाउनलोड किए गए, ठीक है। तो नेट के पेपर, ठीक है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो इस प्रकार या हायर की तैयारी कर रहे हैं, ये कम्बो पैक वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। यही लोग वहां पर भी फाइनली निकल रहे हैं। कोई हायर की तैयारी कर रहा था, पता लगा पीजीटी में हो गया, ठीक है। ये है कहाँ पे किसका क्या, कौन सा रैंक कहाँ पे आ जाए, कहाँ पे हो जा रहा है। किसी का जीएस में ठीक ठाक हो गया, रिटन एग्जामिनेशन पावर वो जीडीसी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन इस समय चल रही है वो थोड़ी सी चल रही है कि आपको लगातार लगे रहना है। अब हम बात कर दें कि कई बच्चे घबरा रहे सर पेपर, देखिए पेपर अगर आप दे रहे हैं उस 500 से 600 स्टूडेंट में अगर अपना नाम दर्ज आपका है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है प्रभु। क्यों? क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे, जितनी वैकेंसी है सब यूपी के अंदर में इसमें बच्चे आ जाएंगे। यूपी जानते ही आपको सब पता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश के अंदर में लगभग 400 सीटें, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी की बात है आप सबके लिए जो बच्चे 400 से 500 हैं। मान लो इसमें हायर, जीडीसी, पीजीटी ये सब मिला करके 100-150 लोग चले गए, मान के चलिए कि 150 लोग ऐसे सेलेक्ट हो गए, सब तीनों मिला करके, हायर हो गया, जीडीसी हो गया, पीजीटी मिला करके 150 लोग कर, तो भी आपके पास में 350 लोगों की संख्या, 350 से 400 लोग की संख्या बचेगी। और जो ये 350 से 400 लोगों की संख्या बचेगी यहाँ पर, वो ये मान के लिए चलिए कि 400 सीटें बिहार के अंदर में आ रही हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देखिए एमपी का भी आया हुआ है, वहां पर भी है ना। तो ये सब ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप सिलेक्शन पा जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। नौकरी पाना है वो आपको मिलेगी, आप अपनी केवल ये बना करके रखिए कि आप इस रेंज में। अब हर जगह तो आपकी मतलब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सबका अलग अलग है। कुछ चीजें जैसे मैंने बताया था कि कई विद्यार्थी हमसे कहते हैं सर पीजीटी पाना कठिन है, हम हायर में तो सेलेक्ट हो सकते हैं लेकिन पीजीटी में संभावना हमारी नहीं बनती है। तो अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग तैयारी भी अलग प्रकार की है। कोई प्रोफेशनली केवल सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ जीएस में बहुत वीक है तो वो अपनी पीजीटी में दावेदारी करता है। जो व्यक्ति हायर के अंदर में किया हुआ है, जीएस पे कमांड किया, तैयारी वैयारी किया है तो वो हायर में करता है। और जिस व्यक्ति ने पीसीएस वगैरह की तैयारी, रिटन एग्जामिनेशन दे करके रखा है या कभी लिखा है, पढ़ा है, तो वो अपनी जीडीसी में दावेदारी दिखने लगता है, उसको लगता है कि हम वहां पर एज ए गेस्टेड पोस्ट में हो सकते हैं। तो देखिए ये सब तो बातें हो गई सिस्टम की। अब हम लोग देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को एक मेरिट भी टेंटेटिव बता ही दिया।
लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, अब हम बताते चलेंगे कि कैसे ये सब लोगों को CH फूले यहाँ लिखा हुआ है, तो सब हिंदी में अंग्रेजी में यहाँ पर CH फूले, ये क्वेश्चन शायद ही किसी का गलत होगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि एक शहर जो अपनी ऊर्जा संसाधनों के निवेश को न्यूनतम यानी न्यूनतम कर करके और प्रदूषण और अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन को कम यानी गंदगी ज्यादा नहीं मचाना है, कम से कम में ज्यादा बेहतर करना है। तो ये जब इस प्रकार की बात होती है तो ये जो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश वाला अगर वर्जन पढ़िए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये जो बात हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वही सस्टेनेबल सिटीज, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी एक आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे। ठीक है, इसके बारे में तो आप ये दोनों क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, ये आपका आ चुका है। अब अगला देखिए तीसरा यहाँ पर कि द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये हैबरमास की एकदम लिखित बुक है। आपने जरा सा भी नेट की तरफ तैयारी करके रखी, हायर वाले अभी पेपर में भी देखा है, यह नेट का ही पेपर उठा करके तो ये आया हुआ क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें, आप एकदम इजिली कर सकते हैं। तीसरा, ठीक है। चौथा कह राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में टालकट पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण को किसने लागू किया है? ठीक है, तो डेविड ईस्टन। अब थोड़ा सा यहाँ अब आपके ये डेप्थ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये पीजीटी लेवल से ऊपर चला गया क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको काउंटिंग कराते चल रहा हूँ कि ये आपका तो जो बहुत डीप में पढ़ करके रखे हैं, हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करके रखे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली विद्यार्थियों के लिए नहीं ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है। अब सामाजिक आंदोलन किस तरीके से चलता है, मूवमेंट का पार्ट आपको पढ़ना था पीजीटी में, तो सिंपली पूछ के रखा है, तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है देखिए, आपको यहाँ पर पहले स्टार्टिंग क्या हो जाती है कि उद्भव। ठीक है, सबसे पहले उद्भव इमरजेंस की बात करेगा, इमरजेंस के बाद में फिर सब लोग क्या करते हैं, समन्वयता। ठीक है, यानी कोलिजन होता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर नौकरशाहीकरण। ठीक है, एक नौकरशाहीकरण, और उसके बाद में फिर यहाँ पर अपकर्षण, डिक्लाइन उसका समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जब किसी चीज की सामाजिक आंदोलन जब कभी शुरू होता है तो पहले तो उसका उद्भव होगा। हमेशा याद रखिए कि एक शब्द ये उद्भव आया जिसको हम कहते हैं इमरजेंस, डिक्लाइन तो सबसे बाद में होगा, इमरजेंस यानी उद्भव। थोड़े से आंग्ल भाषा के टर्म को देखें तो ये आपको अपने आप लग गया कि ये नंबर 1 पे आएगा, डिक्लाइन मतलब समाप्त हो गया, ये जाएगा क्योंकि आंदोलन खड़ा होता है, पूरी मांग हो गई, खत्म हो गया। तो 1 नंबर और ये यानी बी नंबर पे सबसे पहले लगना है आपका, और सी नंबर सबसे लास्ट में लगना है। तो आप यहाँ पर बी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डी, देखिए डी है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये होगा नहीं, यहाँ पर भी आप देखिए नहीं है, तो आप इजिली एक क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि बी भैया एकदम क्लियर है, ये है। ठीक है, थोड़ा सा जो रेशनल है, जिनकी तार्किक क्षमता, इसीलिए मैंने कहा कि जब तार्किक क्षमता की बात होती है, जब आप लेक्चर पढ़े होते हैं, लेक्चर को सुने होते हैं और समझने की क्षमता है आपकी, ठीक है, सुन करके रखा है तो क्षमता अपने आप आ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए रट करके क्वेश्चन बहुत देर तक नहीं किया जा सकता है, रटने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जो समझने वाले क्वेश्चन है वो कभी, जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से मैंने 1-2 बार कई बार बताया भी है कि जब रटने वाले कोई बुक आ गई, हो सकता है वो आपसे मिस कर जाए, कोई डेफिनेशन आ गई वो मिस कर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जो एकदम समझने वाली चीजें हैं उनको एक बार आपने समझ लिया तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अगला देखो कि प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और सामाजिक संस्थाओं विश्वासों में के धीमे परिवर्तन के बीच असंगति को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का तेज विकास और सामाजिक संस्थाओं के विकास यानी कि धीमे परिवर्तन। तो जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, विश्वास हैं, यानी 2 चीजों में, भौतिक संस्कृत, ये भौतिक की बात कर रहा है और यहाँ बात कर रहा है अभौतिक। ठीक है, जो हमारे ज्ञान विश्वास कला, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत, इसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल लैग। तो भैया ये क्वेश्चन तो आपका अकबर का बहुत अच्छे से केवल शब्द को यहाँ बदल दिया है, बाकी है वही, आसानी से कर सकते हैं। राधा कमल मुखर्जी को मानव पारिस्थितिकी पर काम करने के लिए प्रेरित किसने किया? ये डेप्थ का क्वेश्चन है छात्रों। ठीक है, अरविंदो ने किया, लुइस मम्फोर्ड में, टैगोर ने क्या किया? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, भाई इसको तो आप लगाएंगे नहीं, लेकिन अरविंदो,
पैट्रिक गेट्स हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, तो इसमें कंफ्यूज। तो जिसके इसमें ये क्वेश्चन क्या है, फिर एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी है, ये आपके लिए डेप्थ का क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपने अच्छे से डेप्थ में पढ़ा। ये पीजीटी लेवल से ऊपर का बढ़िया क्वेश्चन आपका बन करके आ गया, ठीक। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए जहां जहां भी क्वेश्चन बन रहा है डेप्थ में, वहां मैं बार बार कह रहा हूं, वहां मैं आपको बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में वधु मूल्य के रूप में क्यों दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अच्छा क्या दिया जाता है, तो यहाँ पर मिथुन की बात है। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी पहले के क्वेश्चनों में नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया ये आपका, क्योंकि जिसको एग्जैक्ट कहीं पे पढ़ लिया है आ गया तो बात ठीक, लेकिन सामान्य रूप से नहीं। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा, सामाजिक संरचना, जो संरचना सिद्धांत है ये किसने, तो इस अब देखिए यहाँ पर क्या है कि संरचना सिद्धांत तो लिखा है, लेकिन इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। संरचना करना, स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, ठीक है, यहीं से तुरंत अपने आप समझ गए कि एंथोनी गिडिंग्स का है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, मतलब इसको अगर कोई भी सोशियोलॉजी पढ़ा है तो वो करना चाहिए उसको। अब जात के बुनियादी, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधीय गुणों के बीच में अंतर किसने किया, तो भैया ये आप यहाँ योगेश अटल की किताब तो आप लोगों ने डायरेक्ट आपके सिलेबस में पीजीटी में तो है नहीं, लेकिन वहां से पूछा गया, चूंकि जात के आधार पर ये पूछ लिया गया, तो इसको हम मान के चलते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ क्वेश्चन। तो अभी 3 क्वेश्चन मैंने बताया था, ये चौथा क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन में इसकी गिनती, मतलब आपकी डेप्थ स्टडी है तभी आप कर सकते हैं, ऐसे सामान्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन आप करने लायक है वो मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि सामान्य रूप से आंसर तो आपको मिला, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं उनके अंदर में। अब देखिए फोर्डवाद, जब फोर्डवाद की बात थी 20वीं सदी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में फला फूला या अपने चरम पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये कब पहुंच गया, तो 1970। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने नेट हायर का पढ़ा हुआ तो वो उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो जो जब आपके नोट्स में लिखा हुआ आपने पढ़ा हुआ है, इसको करना चाहिए, आप उठा करके नोट लिखिए, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन, तो ये करना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है अल्प विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत, जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये डेवलपमेंट का है। तो पीजीटी के में डेवलपमेंट की बात की गई है, तो वालस्टीन का, तो ये भी क्वेश्चन ये आपका क्या है भाई छात्रों, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि विकास के कई मॉडल हैं, गुन्नार मेंडल का और वालस्टीन का, ये जो कई लोगों 2-3-4 लोगों का मॉडल है वो आपको आना चाहिए। तो ये भी हमारे हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है और आपको आना चाहिए। ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुस्तक है किंग्सले डेविस की, तो ये जो प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, तो संस्करण का दिए हुए थे, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए। यूपी जमींदारी उन्मूलन, ये आपके नोट्स में सीधा सीधा लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भूमि सुधार जो है किसमें किया गया, तो 1950 में, सबसे पहले बिहार में 1948 में, 50 में उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो जब नोट्स में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन आ भी चुका है, नेट वगैरह में भी पूछा गया, तो आप गलत अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं करके रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लुई ड्यूमोंट की बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन पर किस प्रकार के दृष्टिकोण की बात है, तो कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच, ये भी ड्यूमोंट का, चूंकि जाति पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ाया गया है, ठीक है, कि वो जो है कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी ये क्वेश्चन तो आपका मतलब ऑलरेडी नेट का पूछा वो क्वेश्चन है, गलत करने का यहाँ पर कोई चांस नहीं होना चाहिए। चलिए अगला बात करें, गरीबी इसलिए मौजूद है क्योंकि समाज पर इसके प्रक्रियात्मक परिणाम होते हैं। ये थोड़ा सा गरीबी का मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा टफ है। तो अभी तक हम लोगों ने शायद 4 क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए थे, 4 क्वेश्चन, और ये 5वां क्वेश्चन आपको मिल गया स्टेटमेंट का, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऐसे है कि भाई ये गरीबी पे बहुत बड़े लेवल तक है। वैसे ये आया हुआ कहीं पे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जो हमारे दर्शक गण है, विद्यार्थी, वो जरूर बताएं कि ये कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आया हुआ क्वेश्चन लेकिन फिर भी टफ है, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट कहीं से भी आ सकता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब जो है टफ क्वेश्चन में हम इसको गिनती रखेंगे, कि जो आप हो वहां कंफ्यूज करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक 1845 के पूर्व और परिपक्व लेखन के बीच में ज्ञान मीमांसात्मक विराम की घोषणा किसने, तो भाई मार्क्स को खारिज करता हुआ, उसको अपडेट करता हुआ कौन आया था, लुइस अल्थुजर आया हुआ था। तो ये आपको करना है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि आपके मार्क्स को कॉन्सेप्ट में ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको गलत नहीं करना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में पीजीटी के
जो सिलेबस से बाहर जा रहा है, इनडायरेक्टली, एक होता है डायरेक्टली सिलेबस में होना, एक इनडायरेक्टली। जैसे बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली आ गई। अब जनजातियां तो हैं ही, पूरे भारत की जनजातियां उसमें सिलेबस में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की किसी जनजाति का कोई भी चीज पूछ लिया तो इसका मतलब वो डेप्थ में हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो आपके पाश्चात्य सामाजिक विचारक हैं, वो भी एकदम सीधा सीधा, अब वहां से आप गलती, तो मतलब ये चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि विवाह और परिवार जरूरी नहीं। वैसे डायरेक्ट अल्थुजर आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है चूंकि, लेकिन मार्क्स को अगर मार्क्स से संबंधित पढ़ेंगे, जब उनकी आलोचना करेंगे या उनका अपडेशन करेंगे, तो डेरेन डार्क, मार्क्स, अल्थुजर, इनको सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हैबरमास ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तीनों लोगों को आपको बिना पढ़े, सीमेल कोजर कॉलिंस, डेरेन डार्क, लुइस अल्थुजर, हैबरमास, इनको पढ़ना पड़ेगा, तब मार्क्स पूरा होगा। अब कई विद्यार्थी के सर हम बेसिक पढ़ के बैठे हैं, भाई बेसिक को आप आलोचनात्मक ढंग से पढ़ेंगे तभी ये आएगा। अगला है विवाह और परिवार जरूरी है कि साथ चलें, पति पत्नी अपने मातृवंशीय परिवारों से जुड़े रह सकते हैं, किसने कहा, तो आर्यन सक्सेना, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ये बना हुआ, सक्सेना साहब का एक दो क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो ये भी ठीक है, ये विवाह परिवार में आया हुआ क्वेश्चन है कहीं पे, तो इसको आपको करना चाहिए। टफ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको करना चाहिए। अगला यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको कोई नहीं गलता, भाई अलगाव की बात कार्ल मार्क्स कर रहा है ना। आदर्श जो है प्रारूप की बात जो है मैक्स वेबर कर रहा है। तो जैसे ही आपने देखा कि डी का सेकंड आ गया और ए का थर्ड आ गया, तो बस ए का थर्ड यहीं पे आपने उठा के लगा दिया, ठीक है। 3 चरणों में कानून की बात, लॉ ऑफ 3 स्टेजेज, ठीक है, कामटे कर रहा है बात, और सामूहिक विवेक कलेक्टिव की बात जो है दरकाइन कर रहा है। तो ये मतलब आसानी, इसको कोई नहीं गलत करेगा, और अगर गलत कर रहा है यहाँ से तब समझ लीजिए कि वो तैयारी वारी कुछ नहीं कर रहा है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कि रामकृष्ण मुखर्जी ने समाज शास्त्रीय विश्लेषण में आगमनात्मक अनुमानात्मक पद्धति के प्रयोग की वकालत की है। तो जब आप ये रामकृष्ण मुखर्जी आपके सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रामकृष्ण मुखर्जी का मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी का विश्लेषण इन्होंने, इसीलिए रामकृष्ण मुखर्जी को मार्क्सिस्ट अप्रोच वाला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इजिली यहाँ पर सही करना चाहिए, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने किया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, टैलकेट पैर्सन्स क्या कहते हैं कि इनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था किन मान्यताओं पर आधारित है। तो क्या है, व्यवस्थाओं में क्रम और भागों की परस्पर निर्भरता का गुण होता है। तो भाई ठीक है, जो व्यवस्था बनी है विभिन्न इकाइयों के मध्य में क्रम है, भागों में परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कह रहा है कि व्यवस्था स्वसंचालित व्यवस्था या संतुलन की ओर, मतलब वो इक्विलिब्रियम की बात करता है, तो भाई ये भी बात सही करता है। तीसरा कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यवस्था कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होती है, हमेशा अव्यवस्थित नहीं, वो कहता है कि वो चेंजिंग इक्विलिब्रियम की बात करता है, यानी बदलता रहता है लेकिन वो लगातार संतुलन में रहता है। तो टैलकेट पार्सन्स आपके सिलेबस में एग्जैक्टली दिए गए हैं, तो एकदम स्थिर अवस्था में नहीं होता, स्थिर अवस्था में होता है, हमेशा व्यवस्थित रहता है, अपने आप वो चेंज। तो ये वाला तो स्टेटमेंट एकदम साफ साफ गलत, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात करता है। और अगला कहता है एक भाग की प्रकृति का प्रभाव अन्य भागों पर पड़ता है, तो भाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ABD, तो ABD है आपका। तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, मतलब टैलकेट पार्सन्स को आपने पढ़ा है तो ये आपको अपने आप ही ये स्वतः ही, मतलब ये लगता, हो सकता है अन्य चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती थी, वो बात अलग है, लेकिन ये तो आप ऑलरेडी सी को तो तुरंत हटा देंगे। तो भाई छात्रों ये कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होती, तो आप ये देखिए कि सी जहां भी है वो वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो कहीं भी उठा करके देखिए सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपने अपने आप जान लिया कि ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि सी यहाँ पर है, इसी में है जो नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैं कह रहा कि थोड़ा सा रीजनिंग लगा करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संपदा और जातियों में समान है। तो वर्ग संपदा और जातियों में समान है, क्या चीज समान है भाई, यहाँ पर पदानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित आय कहाँ बराबर होती, व्यवस्थित अस्तर भाई सबका अलग अलग होता है, व्यवस्थित वंशानुगत समूह, तो वंश के आधार पर जो है वो सही, क्योंकि वंश की गोल, और यहाँ पर स्तरों की क्षैतिज व्यवस्था, तो क्षैतिज व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो वर्टिकली रहती है, यानी ऊपर और नीचे के क्रम में रहती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि व्यवस्थित जो वंशानुगत समूह है, यहाँ पर ये समान है, चाहे जाति हो संपदा हो, भाई वंश से इसका क्या लेना देना है, ठीक है।
तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। यानी ये भी रीजनिंग लगा करके इस चीज को सही कर सकते हैं। देखिए कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन बातों को थोड़ा घबराते हैं। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं तो कह रहे हैं अरे सर आप तो बता रहे हैं आराम से यहाँ समझ रहे हैं, तो भाई आपको चीजें पढ़ने लिखने आना चाहिए ना। अभी मैं इस पेपर को सॉल्व करा रहा हूं तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेपर को ही सुनने के लिए नहीं तैयार है। इतनी हड़बड़ी में है कि 10 सेकंड के अंदर में मीडिया देखते देखते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 10 सेकंड के अंदर में जजमेंट कर लेते हैं ठीक है ये काम कर लेना है, काम नहीं करना है, ये काम कर लेना है, काम नहीं करना है। तो वैसे ही जब आप इस तरीके से भाव हो जाता है तो यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ते नहीं है, ज्यादा देर तक उलझते नहीं है, दिमाग पर जोर नहीं डालते। लेकिन जबकि इसी प्रश्न को अगर 2 से 3 बार अगर पढ़ लीजिए तेजी से, अगर 2 से 3 बार अगर पढ़ी, भाई आप कब क्वेश्चन करने गए आपको लगा कि ये क्वेश्चन में टेढ़ा है, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, गोला मारिए आगे बढ़िए। और जब अपना काम कर लीजिए तो इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। जैसे ही 3 बार पढ़े तैसे निकल करके सामने चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको काम करने की जरूरत है। इसीलिए पेपर को सॉल्व कराते समय मैं आपको टैक्टिक्स भी बताते हुए चलता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। तो छात्रों यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 यहाँ पर चीजें पकड़ करके आ रही, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बने। वंशानुगत समूह शब्द को थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि अगर हायरार्किकली अरेंज हेरिडेटरी ग्रुप्स को क्या हम हायरार्किकली अरेंज करते हैं? तो हेरिडिटी ग्रुप को जो है हेरिडेटरी ग्रुप है इसको हायरार्की रूप से तो अरेंज नहीं किया जाता है कि इनकी हेरिडिटी अच्छी है इनकी खराब है, इस तरीके से तो नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये भी नहीं, इसका मतलब हो गया कि ये भी नहीं। और स्तरों की क्षैतिज व्यवस्था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो हॉरिजॉन्टल नहीं होता यहाँ पर, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेटा, जो स्तर है इसका वर्टिकल होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल ना होकर के ये और ये दोनों अपोजिट लिखे गए हैं। बी नंबर और डी नंबर यहाँ पर अपोजिट है। तो बी नंबर जो है अगर आप देखें ये हायरार्किकल अरेंज स्ट्रेटा करता है, लेकिन कैसा करता है? हॉरिजॉन्टल अरेंज स्ट्रेटा करता है। शब्द हॉरिजॉन्टल नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित स्तर ऊपर से नीचे के क्रम में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो छात्रों ये है कि पेपर इसको जैसे जो बच्चे तेज हैं वो सही कर सकते हैं। फिलहाल इसको भी चलिए मैं मान लेता हूं कि थोड़ा सा प्रेशर में गलत हो सकता है, टफ क्वेश्चन में मैं इसकी गिनती कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तक मैंने कर लिया था और ये छठे क्वेश्चन को भी मैं मान लेता हूं। फिलहाल रीजनिंग जिनको आती है, बच्चे जिनको पढ़ने लिखने का, वो इसको करेंगे, कोई बहुत इसमें वो नहीं है। लेकिन चलिए मान लेता हूं कि एक आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो गलत, जहां आप गेस से सही कर सकते हैं या थोड़ा मेहनत लगा, जो रीजनिंग जिनकी पक्की है। क्योंकि अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को क्यों, आसान है फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर प्रेशर होता है। जब एग्जामिनेशन के आप अंदर में बैठे रहते हो तो वहां पर प्रेशर होता है। तो जो कूल होकर के कर ले गया, सब कुछ करके रखा, इसी प्रश्न को गोला बना करके रखा, वो तो दिमाग लगा दिया। लेकिन जब ऐसे कई गोले हैं तो वहां पे होता कि चलो भाई इतना तो समय नहीं है कि हम 10 मिनट बैठ करके इस पे दिमाग लगाएं, सोचें। तो ऐसी स्थिति में बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश? तो बलवंत राय, एकदम आसान क्वेश्चन, ये सभी आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर ताराबाई शिंदे की जो पुस्तक है स्त्री पुरुष की तुलना, ये छात्रों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर छठवां क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप इसको यहाँ पर सही, मतलब कोई कहीं मैगजीन में कहीं पढ़ लिया, कहीं या कोई न्यूज़पेपर के अंदर में आया वहां से पढ़ लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली जो बच्चा है वो नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई सिलेबस में नहीं, तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि टफ क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, तो 5 के बाद 6 और ये 7वां नंबर, यहाँ पर मैं इसको 7 नंबर में कर देता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अहोम ने असम घाटी में कब प्रवेश किया? तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन टाइप का बन जा रहा है, ठीक है। अहोम की बात है तो इसको भी हम टफ में मान लेते हैं कि आप 8 नंबर टफ नंबर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये 13 सेंचुरी में ये आपका हो गया। तो 13 सेंचुरी में
ये सब इंटर किए हुए थे, तो ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा। और इधर ये 1882 में है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तो 8 क्वेश्चन तक बन चुके हैं। अगला देखिए, सभ्यता और संस्कृत के बीच में अंतर किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर, सभ्यता और संस्कृत के बीच में अंतर, तो अल्फ्रेड वेबर, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जिन लोगों ने सही किया है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती है। अब मैंने बताया कि आया हुआ क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको आपको आना ही आना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर, कि राष्ट्रों की गरीबी के बारे में कोई भी जांच मनुष्यों के जीवन के गुणवत्ता के अध्ययन के बिना पूरी नहीं हो सकती, किसने कहा? तो गुरनाम मेंडल का कथन है। तो चूंकि ये गरीबी पे है, तो ये आपको आना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और 8 क्वेश्चन तक मैंने अपनी लगा करके रखा है कि थोड़ा हट करके, प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राथमिक विचलन और द्वितीयक जो है विचलन पर जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो छात्रों यहाँ पर एडविन लेमर्ट, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा लेकिन इसको आपका लिख, तो लेमर्ट का ये हो गया। तो ये भी तो आसान क्वेश्चन है, ये सब ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, तो डेवलपमेंट विकास से संबंधित है, लेकिन ये जनरली क्वेश्चन पुस्तक नहीं मतलब अवेलेबल है, तो गेस करके आप सही कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन मानते हैं। तो 8 तक अभी तक लगा कर रखे थे, तो इसको हम 9वां एक इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पर आपकी नहीं है। अगला देखिए कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी परम सहसा, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन का, नेट में पूछा हुआ, तो इसको आपको करना चाहिए। देखिए मैं फिर कहता हूं कि जब रिपीटेड होता है, आई हुई चीजें हैं, तो आपको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि लघु किसान विकास एजेंसी की स्थापना, तो ये पहली बार हमने क्वेश्चन इसको सुना है, थोड़ा जा करके पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर से क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम जो है 9 के बाद में 10 नंबर, 9 तक पहुंच गए थे, तो 10वां क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट करके यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में संशय रहा कि चौथी में रहा कि छठी में रहा। देखिए पहली और दूसरी में तो तुरंत जानते थे कि पहली और दूसरी में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली हेराडोमर मॉडल पे थी, ठीक है, कृषि के बारे में, लेकिन इतना डेप्थ लेवल पर जाकर के सोचे नहीं थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो बृहद उद्योगों से संबंधित थी, तो इसको भी काट दीजिए, तो 2 कट गया, तो वही ए और डी में से था। लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा गेस करना पड़ा ना, इसलिए इस क्वेश्चन को मानते हैं कि ठीक ठाक था। वहां आपका अध्ययन नहीं और आप गेस पे तो मार दीजिए, अगर गेस है तो सही होगा। सामाजिक संरचना की संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंचती है और सामाजिक जीवन की पूरी जटिलता को समझने में विफल रही है। तो जो संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा, जो स्ट्रक्चरल फंक्शन है, उस पर जो है उन्होंने क्या किया, कमेंट किया है, आलोचना किया है। तो हार्बर्ट ब्लूमर यहाँ पर क्या करता है, कमेंट करता है, और उसके बाद में वो कहता है कि जीवन की पूरी गहराई से जटिलता से समझ तभी बनेगी जब आप अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन में है, लेकिन अब चूंकि ब्लूमर मीड ये आपके सिलेबस में, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि ब्लूमर शुरुआत करता है, स्ट्रास, अलेक्जेंडर, हैबरमास है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए। हैबरमास ये तो स्ट्रक्चरल का है ना, फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, ये अलेक्जेंडर फंक्शनलिस्ट है, तो ये कहेगा नहीं। हैबरमास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का है, ठीक है, तो वो भी ये बात नहीं करेगा। स्ट्रास और ब्लूमर कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रास एक हाई लेवल का व्यक्ति जाकर के कहता है, वो भी संरचना से संबंधित है, ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्ट्रक्चरेशन की शुरुआत करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी संरचना को खारिज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है कि सामाजिक जीवन को पूरी तरह उसकी जटिलता को समझने के लिए, तो ब्लूमर का क्या है, ब्लूमर अंतःक्रिया की बात करता है, तो कहता है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक से नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं शिक्षक हूँ, यहाँ विद्यार्थी, तो आपने कहा शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, भाई सब टीचर पढ़ा रहे हैं, सब किसी का आ गया, लेकिन कोई व्यक्ति इस गहराई पे जा करके किस लेवल से उस बात को समझ रहा है, उन चीजों को अपने आप से जोड़। कई विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि सर जब आप इन सब चीजों को बताते हैं, अभी इसका आंसर आधे घंटे के अंदर में पूरा तेजी से बताया जा सकता है, लेकिन जो इंटरेक्शन हम आपके साथ में कर पा रहे हैं, यही इंटरेक्शन, ये जटिलता है, और इस जटिलता को हम केवल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कि हमारा प्रकार हो रहा है, कि हम आपको बता दे रहे हैं आंसर हो रहा है, संरचना में आप कोई पद पे हैं, हम कोई पद पे हैं, और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बनी हुई ना, यहाँ पर आपको डिटेल में ब्लूमर की बात है। तो ये थोड़ा सा इसे समझने की चीज, इसीलिए मैंने कहा
समाज शास्त्र को जीना शुरू करिए। अगर आप ये जानते हैं कि समाज शास्त्र से हमारी रोजी रोटी चलना है, अगर आप ये चाहते हैं कि समाज शास्त्र आपको रोजगार प्रदान करे, तो आप जीना शुरू करिए। क्यों मैं सब क्यों बातें कहता हूँ? छात्रों, जा करके किसी मैथ के प्रोफेसर को देखिए, बड़े बड़े लगा करके मैथ पूरे दिन रात मेहनत कर करके इतनी चीजें कर रहा है, बैलेंसिंग बना रहा है। केमिस्ट्री का प्रोफेसर इतना काम। आप अगर चीजों को समझेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं, तो कैसे आप चाहते हैं कि आप उसके बराबर में ही सैलरी लें और कैसे इस तरीके से काम करें? तो इसलिए क्या है कि आप चीजों को इंटरेस्ट रखना शुरू करिए। उससे संबंधित संपादकीय हो गया, उससे संबंधित पुस्तकें हो गया, उससे संबंधित बातें हो गया, उससे संबंधित विमर्श हो गया, उससे संबंधित संगोष्ठियां हुई, इनको शुरू करिए, उनके संबंधित बातें करिए। आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे पोस्ट हैं, साल भर के अंदर अंदर में सब कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोग घबराते हैं, घबराने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रोजी रोटी जहां लिखी रहती है वहीं ले जाती है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के और इस कार्य को करिए, बेहतर करिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है। तो भाई ये छात्रों, ये आप जैसे ही हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हिस्ट्री का अगर ये क्वेश्चन है भाई छात्रों, तो ये अगर आपने जीएस वगैरह, मैंने क्या कहा कि जो भी बच्चा जीएस की तैयारी किया हुआ है, थोड़ा सा भी हायर एजुकेशन दे करके, वो सब इसको सही करेगा। लेकिन जिसने जीएस को पढ़ा ही नहीं है, बहुत दिनों से छोड़ दिया, तो उसके लिए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, गेस लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या ये जो है, इसको भी हम ये मान के चलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस इसको मानेंगे। देखिए है तो बहुत आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपके डायरेक्टली सिलेबस नहीं, इनडायरेक्टली होना एक अलग बात है। इनडायरेक्टली कैसे भाई? मानव का एंथ्रोपोलॉजी भी तो आपका पार्ट है, मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, ये सब पढ़ रहे हैं, तो वहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी जानिए, आदि मानव के बारे में भी जानिए, इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली नहीं है, तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है। तो 10 के बाद एक क्वेश्चन आपका 11 नंबर, क्योंकि कई बच्चों के, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसको आता है उसको लगता है कि सर सबसे आसान क्वेश्चन यही था, लेकिन जिसको नहीं आता वो आदमी तुरंत यही कहेगा सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिए, इतिहास वाला है, अपने समाजशास्त्र में क्या क्वेश्चन की कमी पड़ गई थी, ऐसा सोच सकता है बच्चा। तो इसीलिए उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने कहा, निम्नलिखित में से किस विषय को हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के विषय के रूप में शामिल किया है? तो भाई परिवार को शामिल किया है, ठीक है। व्यक्तिगत आकांक्षाएं, इसको भी उन्होंने, इंडिविजुअल एस्पिरेशन, इसको भी किया। अगर हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो इस पर चर्चा की, और साथ ही चर्च संरचनाएं और कार्य, इस पर भी जो है कार्य। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो नहीं? तो परिवार की बात तो कर रहा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, चर्च की संरचना और उसके प्रकारों पर भी ये चर्चा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में व्यक्तिगत कह रहे किसको? समाजशास्त्र के विषय के रूप में शामिल करना। तो समाजशास्त्र सामाजिक आकांक्षाओं की बात करता है, ठीक है। सामाजिक आकांक्षा, जो समाज क्या चाहता है, ठीक है, सोसाइटी क्या चाहता है, हम व्यक्तिगत रूप से क्या आकांक्षा रखते हैं, इसका इंडिविजुअलिज्म से कोई मतलब, समाजशास्त्र का विषय वस्तु के रूप में इंडिविजुअलिज्म नहीं है, बल्कि क्या है? ग्रुप है, समूह है, समुदाय है, ये सब चीजें, सोसाइटी है उसके केंद्र में, ना कि व्यक्ति है। तो आप इसको हटा दीजिए, बी नंबर हट जाएगा। अब आप देखेंगे बी हर जगह पर है, ठीक है, चाहे आप यहाँ भी देखो बी बैठा हुआ, यहाँ देखो बी बैठा हुआ, यहाँ भी बैठा, लेकिन केवल इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको आना चाहिए। स्पेंसर पढ़ रहे हैं और ये रीजनिंग पर भी इसको चीजें सही कर सकते हैं। क्या समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है? नहीं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो में जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो जीवनी जो है, इसको आप सब लोगों को पढ़ना भी चाहिए, एम के गांधी। और ये तो अभी लास्ट टाइम भी, ये तो क्वेश्चन भी आपका बना हुआ था, उसमें मैंने दिया भी हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया जो 1920 से, डीएन धनाग्रे, तो ये भी आसान क्वेश्चन, रिपीटेड बहुत बार आया हुआ है। परिभाषा है, परिभाषा एक वाक्यांश है जो किसी वस्तु के सार को दर्शाता है। तो परिभाषा, डेफिनेशन को जो डिफाइन करने का काम ये किसकी है? तो एरिस्टोटल की ये परिभाषा है। तो ठीक है, तो परिभाषा एक वाक्यांश है, ये थोड़ा सा मतलब क्लासिकल क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आ गया, लेकिन रिपीटेड है, कहीं ना कहीं आया हुआ, तो इसलिए आप 1955 में
पहला भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन किसने आयोजित किया था? हमने कहा ये आर्यन सक्सेना साहब को दोबारा पूछा गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया। पहला भारतीय समाजशास्त्रीय, फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये किसने आयोजित किया था, कौन ऑर्गेनाइजर था? ठीक है, आर्यन सक्सेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिलहाल मतलब ये मान के चलेंगे कि इसको हम टफ क्वेश्चन में गिनती रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो अच्छे से पढ़ करके रखे हैं वो अभी, जैसे कुछ लोगों ने वर्तमान में कहा कि भाई वर्तमान में किसके जो है अध्यक्षा कौन है, तो इस तरीके से यहाँ पर बात तो ये तो ठीक है, चीजें क्लियर हुई, लेकिन उस समय पहला कब हुआ था ये थोड़ा सा वो आ जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए क्योंकि घुरियों को पढ़ रहे हैं, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस कब किसके निर्देशन में वह जानकारी रखना चाहिए। तो इसको भी मैं टफ वाले श्रेणी में रख लेता हूँ। 11 क्वेश्चन मैंने रख लिया था, इस 12वें में इसको भी रखता हूँ कि ठीक है, इस पे आप गेस मार सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का जब एक स्टैंडर्ड होता है छात्रों, तो वहां पर अब उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो एक सामाजिक कार्रवाई के लिए निर्देश के रूप में काम करती है। देखिए उचित आचरण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबंध तो मनाही की बात, आचार विचार होता है, तो ये मोरेज, तो आचार विचार शब्द दिया गया, लेकिन आप इंग्लिश में समझो तो मोरेज, मोरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक बताया था कि फोकबेज नामक पुस्तक, ठीक है, उसमें जो है क्या दिया गया कि पहले कैसे विचार आते हैं, ठीक है, फिर वो जनरीत बन जाता है, फिर उसके बाद में प्रथा बन जाता है, ठीक है, जनरीत बन जाता है, उसके बाद में फिर प्रथा बन जाता है, और प्रथा के बाद में फिर लोकाचार बन जाता है, ठीक है। तो जब कल्याण का भाव आ जाता है, तो यहाँ कोई कल्याण शब्द तो लिखा नहीं गया, बस एक उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं जो सामाजिक कार्रवाई के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती हैं, ठीक, उसी को नॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता? उचित आचरण की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम उचित आचरण की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? उचित आचरण का मतलब हो गया, कई छात्र मानदंड और मूल्य को लेकर के कंफ्यूजन यहाँ पर हुए। देखो मूल्य का मतलब होता अल्टीमेट गोल, हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब यहाँ तो अल्टीमेट कोई लक्ष्य की बात हो नहीं रही है कि परम लक्ष्य हमारा क्या है, जैसे मोक्ष प्राप्त करना, तो जब ऐसी बात नहीं रखी तो ये मानदंड है। मानदंड का मतलब हो गया नॉर्म्स, ठीक है, आचार, तो उचित आचरण, ठीक है, कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहिएगा तो ये मानदंड का। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको करना चाहिए था, ठीक है। अगर गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है, आपको बातचीत करना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करना चाहिए और कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहिए, और कहना चाहिए कि जैसे आचार विचार लिख उठा है यहाँ पे, अब आचार विचार लिख उठा कौन आदमी समझ पाएगा, उसकी इंग्लिश में जानिए आप। मैंने इसको बार बार कहा कि ये जो आते हैं तो विचार आता है आपके मन में, और विचार के बाद में फिर आदत बनती है, आदत के बाद में फिर जनरीत होता है, प्रथा होता है, लोकाचार, ये सब तो इंग्लिश में भी मैंने बताया, ठीक है। तो फोकबेज पुस्तक का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको तो बताया गया है आपको कि W.G. समनर साहब ने किस तरीके से संस्था का, लोकाचार के बाद में संस्था का निर्माण, संस्था बनी तो संस्था डेवलपमेंट कैसे हुआ उस पर उन्होंने बात किया हुआ, इस पे लेक्चर, ये आपको सही करना चाहिए। फिर आप तो अगला देखिए कि सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये पुस्तक देखिए कई विद्यार्थी यहाँ पर मतलब कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि एम एल डरखाइम यहाँ हिंदी में से लिखने में केवल है, आप इसको पढ़ेंगे तो इमाइल दुर्खीम है, तो दुर्खीम ये आपके क्लासिकल थिंकर है। जब आप अपने क्लासिकल थिंकर जो आपके 5-6 हैं उनके बारे में नहीं जानेंगे, उनकी पुस्तकें नहीं जानेंगे तो क्या होगा, वहाँ दिक्कत वाली बात है। तो ये आपको जानना ही जानना चाहिए, ठीक है। अगर अगस्ट कॉम्टे के मार्गदर्शक कौन थे? सेंट साइमन। आसान क्वेश्चन आप सभी को करना चाहिए। संघर्ष और संघर्षरत समूहों के बीच एकीकरण, अधि समन्वय और अधीनता लाने की प्रवृत्ति रखता है, तो इस प्रकार की बात कौन करता है? एकीकरण, अधि समन्वय और अधीनता लाने की प्रवृत्ति रखता है। तो छात्रों यहाँ पर बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को जो डेरन डार्क के शब्दों से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ये पार्क होगा, तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है
आप रिपीटेड क्वेश्चन है कर सकते थे, लेकिन फिलहाल इसको मैं टफ क्वेश्चन में आपको रखूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन। तो आप 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 13 नंबर, ये आप इसको मान के चलिए कि टफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात के साथ में गए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि श्रीनिवास ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा, ठीक है, तो जो संस्कृतिकरण वो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पुअर ऑफ साउथ इंडिया, इसी में जो है संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणीकरण, ये सब जो अवधारणा है इसी के अंदर में दिए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते थे अगर आपने थिंकर पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपका सिलेबस में है। महुआ, गुजरात के महुआ आईपी देसाई, ये क्वेश्चन आप जो है ऑलरेडी कई बार आ चुका है। एक एकीकृत ग्रामीण विकास IRDP, ये क्वेश्चन मैंने भी अभी आपको पूछा भी हुआ था, ठीक है। IRDP का कब मनाया गया, क्या है, ठीक है, 1980, इससे संबंधित दो क्वेश्चन आए। तो क्षेत्र नियोजन तैयार करना और चयनित लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार, ये क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें भी इसी से मिलता जुलता था, मतलब एकदम लगभग ऐसे ही। तो इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपको करना चाहिए, ठीक है, मैंने भी बना करके दिया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं था लेकिन बट ये चीजें थी उसमें। तो अब आप, और ये बात एकदम ये था कि इससे आप कर सकते थे, ठीक है। तो 45 नंबर भी कर सकते हैं। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ये बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। द्वितीय पिछड़ा वर्ग है, पहला काका कालेलकर, दूसरा बीपी मंडल, बहुत बार आप जो है इसको कर चुके हैं, ठीक है, आरक्षण व्यवस्था ओबीसी देने वाले। चलिए नेक्स्ट है, और कार्यात्मक सिद्धांत में योगदान देने के लिए व्यवस्थित रूप से कारण करो। तो ये जो फंक्शनल थ्योरी है उसमें सबसे पहले कौन आया, फिर कौन। आपको फंक्शन की बात करेंगे तो देखिए, मैंने बताया था कि अगस्ट कॉम्टे फंक्शनलिस्ट थे, उनका अप्रोच वही था, लेकिन वो अपने आप को प्रकारवादी नहीं कहते थे। लेकिन दुर्खीम तो पहले प्रोफेसर, तो नंबर 1 पे तो दुर्खीम से ही शुरुआत होगी। दुर्खीम को पढ़ेंगे तब उसके बाद में फिर ब्राउन पे जाएंगे, पार्सन्स पे जाएंगे, मर्टन पे जाएंगे, है ना। तो 1, 2 और यहाँ पे 3 और मर्टन एकदम फाइनली अपडेट करता है। अब एक नंबर यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दुर्खीम तो सबसे पहले ही शुरुआत करेगा। कई विद्यार्थी कहे सर ये जो है अब जो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म है उसको, अरे भाई जब आप, ये तो मैंने कई बार प्रकारवाद को जब शुरुआत किया, प्रकारवाद जो आपको पढ़ाया तो उसमें तो ये करवाया हुआ है, बहुत एकदम डिटेल्ड में इस पे स्टडी हुई है। तो ये आपको अपने आप पता, भाई 4 लोगों का नाम है, तो क्या आपको इतना नहीं आ पा रहा है कि ब्राउन, दुर्खीम, मर्टन और पार्सन्स, इनमें से कौन सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना भाई दुर्खीम है, ये आपको पता है। तो जब नंबर 1 पे दुर्खीम है तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन पे पहला शुरुआत होना चाहिए। क्या बी यहाँ है? नहीं है। बी यहाँ शुरुआत है? नहीं है। बी यहाँ शुरुआत, जब यहाँ है ही नहीं, यहीं पे है, तो यही ना आंसर होगा, कुछ नहीं। मतलब आसान क्वेश्चन, इसको जैसे आगे वाले में फंसाता, आगे वाला चेंज करता, वहां कंफ्यूजन, एक जगह और बी दे करके और मर्टन पार्सन्स में घुमा देता या ब्राउन और मर्टन पार्सन्स में घुमा देता, तो वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन चूंकि एक ही ऑप्शन सीधा आ गया, इसलिए आसान प्रश्न हो गया। जिसको ये रीजनिंग लगाना आता है ना, वो तुरंत देखा कि एक नंबर पे हमको बी के साथ में पहला जाना, उसके बाद अब देखो बी भी कौन सा है, तो देख, अगर मान ली यहाँ भी बी होता तब हम लगाते या तो ये होगा ये हो, लेकिन जब जान गए बी यहीं पे है तो कुछ आगे करना ही नहीं है, बस उल्टी मारे खत्म। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेपर को सॉल्व करने की भी कला सीखिए। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, जेपी नाइक, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब हो गया थोड़ा सा इस प्रकार के एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, ये सामान्य तो नहीं है इस तरीके से पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कितना क्वेश्चन लिख लिया था, 13। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को 14 नंबर पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानेंगे कि ये आपके लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है, सुमा चिटनिस हो गया, BR अम्बेडकर, काका कालेलकर, तो जिसको आता है कहीं पढ़ करके रखा वो तो कर ले जाएगा, अदरवाइज फिर इसमें गैस ही लगाना हो गया। तो 14 इस तरीके से। इस पे यहाँ पर कह रहा है कि मेल्विन ट्यूमिन द्वारा लिखी गई, मेल्विन ट्यूमिन ने जो आलोचना की थी, ठीक है, वो क्या किया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, मेल्विन ट्यूमिन ने जो आलोचना की थी, ठीक है, किंग्सले डेविस और मूर की, तो वो तो यहाँ पर व्हाट इज सोशियोलॉजी, अलग सिंकल्स वाला तो है नहीं, तो चूंकि यहाँ पर ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर के, तो स्ट्रेटिफिकेशन वाले पे ही कमेंट इन्होंने किया था।
छात्रों थोड़ा यहाँ पर गतिरोध हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक बार पुनः इसको अपने स्तर से देख लेते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गतिरोध हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर ये बना हुआ। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल का प्रयोग और हिंसा करती है। ठीक है, तो बल प्रयोग और हिंसा की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के लिए बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग कौन करता है। भाई देखिए, रिश्तेदार, परिवार और बाजार यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, बल प्रयोग ये कानून का काम है। ला जब भी कभी फोर्सली जाकर के काम किया गया था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जब सोशल कंट्रोल करना है तो वहां पर हिंसा, मारपीट और इस तरीके से बल प्रयोग, फोर्स लगाने का काम, जो काम करने का काम करता है, तो वो ला का काम है, कानून इस तरीके से करता है, उसमें प्रावधान बनेंगे तो 51 क्वेश्चन को कर सकते हैं। फैमिली इस तरीके से नहीं करता है। ठीक है, फैमिली में हिंसाएं होती, लेकिन वो घरेलू हिंसा इस तरीके से चीजें हैं, उनको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर तार्किक और गैर तार्किक कार्यों के बीच अंतर किसने किया है। तो तार्किक और गैर तार्किक कार्यों के बीच में अंतर किसने किया है, तो यहाँ पर जो है तार्किक अतार्किक क्रिया, विल्फ्रेड पैरेटो, ये सब लिखा हुआ इस तरीके से पैरेटो, लेकिन यही है विल्फ्रेड पैरेटो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर नेटवर्क समाज की बात, मैनुअल कैस्टल। ठीक है, तो ये आपका आसान क्वेश्चन जो है सभी लोगों ने करे। थोड़ा ये तो आपको पता ही है कि सिलेबस से आप बाहर चले गए, पीजीटी से बाहर चला जा रहा है, लेकिन ये अगर आपने नेट की तैयारी करके रखा तो उसमें एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मतलब शायद ही कोई गलत करेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों के उस संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया जिसमें समाज या समूह के सदस्य विभिन्न रूप से सम्मिलित होते हैं। तो सामाजिक संरचना को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, और यहाँ सामाजिक संरचना की डेफिनेशन के रूप में जो दिया गया रॉबर्ट बर्टन के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखेंगे कि सामाजिक संरचनाओं में कार्यों का योग है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को पर्यावरण के पारिस्थितिकी, मनोसामाजिक और नैतिक आयामों या स्तरों के प्रति उन्मुख करता है। तो आर के मुखर्जी का पर्यावरण के पारिस्थितिकी, यही शब्द देखेंगे तो आपको रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस में, तो राधा कमल मुखर्जी सामाजिक संरचना को पर्यावरण पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी की बात उन्होंने किया था, तो आप इसको कर सकते थे। आपके सिलेबस में आपको करना चाहिए 100%। ऐतिहासिक अनुभवजन्य, ये आपके हायर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और नेट में भी आया, तो अलेक्स सिंकल्स। ठीक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसी से ये आपको कर लेना चाहिए। जाति को बंद स्थित समूह के रूप में कहा है मैक्स वेबर ने, ये आसान क्वेश्चन। निर्भया कोष की स्थापना के, ये थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन था। कैसे, जब आपको पता है कि दिसंबर 2012 में, भाई अब चूंकि ये सब घटनाएं आपको पता तो होनी ही चाहिए, दिसंबर 2012 में ये घटना हुई थी, बड़ी घटना थी, देश में उस समय हाहाकार मचा हुआ था। ठीक है, तो दिसंबर 12 की अगर घटना हुई तो सीधी सी बात है, फिर कुछ दिन बाद जो है वो बनेगा कोष। ठीक है, तो कोष बनेगा तो 12 में बना, तो जस्ट ही दिसंबर की घटना है, तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि वही जो है वो 13 में आ गया, तो एक गेस कर सकते थे आप इस पे। ठीक है, तो 13 हो गया है आपका। नेक्स्ट है, किसने अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा में उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत कार्रवाई की। ठीक है, तो उद्देश्यपूर्ण तर्कसंगत कार्रवाई और संप्रेषणात्मक कार्रवाई, ये परपेजी, ठीक है, पीआरए और सीआरए के बारे में ये जो बात करते हैं हाइबरमास। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो संघर्षात्मक सिद्धांत का है, जिसने नेट की तैयारी करके रखी है जरा सा भी, तो नेट का बहुत रिपीटेड एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है। फिलहाल पीजीटी के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये है कि इनडायरेक्टली इसको मानेंगे। कैसे, संघर्षात्मक सिद्धांत दिया तो मार्क्स को खारिज करता हुआ मैंने बार बार आपको बताया कि आपको सीमेल, कोजर, कालेंस, है ना, हाइबरमास, अल्थूजर, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो उसी का ये आउटकम आ गया। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लुइस कोजर की पुस्तक देखिए, यहाँ पर भी वही पूछ लिया है। ठीक है, ये जो है भारत ने किस उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1991, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, गलत नहीं करना है आपको। अगला देखिए, जॉन बॉन्क्स का यहाँ पर कह रहा है स्थिर और तरल अंतःक्रिया क्षेत्रों को जोड़ने वाले संबंधों से बना एक क्षेत्र क्या कहलाता है, सामाजिक संजाल। अब सोशल नेटवर्क की जब ये बात करते हैं, ठीक है, तो जॉन बॉन्क्स जो है सोशल
नेटवर्क को डिफाइन, जो सामाजिक संजाल है, सोशल नेटवर्क शब्द उसके लिए दे दें, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हट करके, तो 14 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो गया, ये थोड़ा सा हट करके था। जॉन बार्न्स का डायरेक्टली आप, ठीक है, स्थिर तरह, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, इसको हम करेंगे। अगला है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन मैक्स वेबर का, वो आपको आना ही आना चाहिए। अगला नौ प्रकारवाद, ठीक है, अब अलेक्जेंडर और पॉल कॉलोनी ने किया हुआ, तो 9 प्रकारवाद को सीधा सीधा इन्होंने किया हुआ था, आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू है, प्रकारवाद की आलोचना करते हुए इन्होंने स्थापित की थी, तो ये क्वेश्चन आप इसको कर सकते थे, ठीक है, मैंने बताया। लेकिन फिर भी ये नेट का क्वेश्चन है, केवल पीजीटी तैयार करके बैठे होंगे तो वहां पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि भाई सिलेबस के अंदर में अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिलेबस को बहुत दूर तक, तो बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, वो तो चीजें उसी के साथ में जुड़ी, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन की जाती है, तो एक्सपेक्टेशन पीजीटी स्टूडेंट से नहीं है, वहां पर हायर की तरफ में जब हम विचार करने, तो लेकिन ये है कि वो प्रकारवाद का उत्तर प्रकारवाद के रूप में आपसे पूछा गया, आपको जो है तैयारी में। एमएन श्रीनिवास जो है, एमएन श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा समाजशास्त्र की कौन सी अवधारणा से संबंधित हो सकती है? तो संस्कृतिकरण क्या करता है, जैसे हम किसी अपने व्यक्ति को अब यहाँ पर कार्यात्मक विकल्प, ये अपरिहार्यता, सामाजिक विकल्प, देखिए संदर्भ समूह का सिद्धांत होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसी से। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम खुद ही अपने टेस्ट में लगा करके दिया हुआ था, ठीक है, अगर आप उठा करके पेपर को देखिए तो एकदम एज इट इज क्वेश्चन ये आपका आया ही हुआ था, ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना चाहिए। वैसे भी आपको समझ, संस्कृतिकरण मतलब अपने से उच्च जातियों की नकल करना, संदर्भ समूह क्या होता है, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं, ठीक, तो ये आप कर सकते थे, ऑलरेडी मैंने पूछा भी हुआ था। चलिए, संपत्ति व्यवस्था में निहित असमानता मुख्य किसके अंतर की बात है? तो संपत्ति व्यवस्था में निहित असमानता मुख्यतः किसके अंतर पर आधारित है? संपत्ति व्यवस्था में अगर निहित असमानता अगर बात की जाए तो व्यवसाय, संपत्ति, शिक्षा, इनके अंतर पर आधारित है। तो भाई कानूनी अधिकार, कानून जो जिमूत वाहन, मिताक्षरा, पहले जो हमारे पारंपरिक कानून और बाद में फिर जो है ये आधुनिक कानून, तो आधुनिक कानून में भी देखिए बाद में प्रावधान किया गया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 आया तब बात की गई, बाद में फिर जो है राइट टू प्रॉपर्टी में जो है 2005 में जो है चेंजेस किए गए, ठीक, तो यहाँ पर ये कानूनी अधिकार के रूप में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए, एक है एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स, अब ये आपका अच्छा है, एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों? भगवान दास की पुस्तक है, आप इसको करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास में राधा कमल मुखर्जी, जीएस बुरिया, भगवान दास आपके सिलेबस में, और मैंने कहा कि जो सिलेबस में आपके 4-5 वेस्टर्न और 5-6 जो है आपके इंडियन है, और उनकी पुस्तक तक अगर आपने नहीं तैयार करके रखा है तो इसका मतलब आपने तैयारी कुछ नहीं की, ठीक है, तैयारी आपको करना चाहिए, उनकी पुस्तक में सीधा सीधा लिखा हुआ है पुस्तक, आप उसको कर सकते हैं। प्रबंधन को निगम के भीतर नियंत्रण के उद्देश्य से संचालित एक श्रम प्रक्रिया है, ठीक है, तो यहाँ प्रबंधन मैनेजमेंट को ये कर रहे हैं। अब ये टफ क्वेश्चन थे, तो 15 मैंने बताया था, तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन, ये मैनेजमेंट जो है का तगड़ा क्वेश्चन है, और यहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड करके पूछे हैं, हार्बर्ट मार्कस, डगलस केल्नर, हैरी ब्रेबरमैन, है ना, तो आ सकता है, लेकिन फिर है कि ये क्वेश्चन तो जिसको आ रहा है वही कर पाएगा, ठीक है। और सामाजिक विसंगत के मामले में व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीकों की अवधारणा किसने दी है? तो व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीके की बात है। मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल एडाप्टेशन, तो एडाप्टेशन की जब बात की जाए तो मर्टन आप शब्द को पकड़िए, वहां से लगा ले जाइए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ये अभी मैंने किंग्सले डेविस और मूर, ठीक है, जिनकी आलोचना मेलविल ट्यूमैन करते हैं, तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक किससे विमुख होते हैं भाई? तो किससे, ये देख लीजिए, ये तो आपका यानी अलगाव की बात कर रहा है, विमुख होने का मतलब एलिनेशन होता है, ठीक है, एलिनेशन किससे? उत्पाद से हो गए, मालिक से हो गए, गतिविधियों से हो गए, मानवीय क्षमता, इन सब से धीरे धीरे करके अलगाव उनको हो जाता है, सभी चीजों से अलगाव, 4 प्रकार के अलगाव की चर्चा। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसको करना चाहिए था आपको। पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर युगांतर है, आज है बृहस्पतिवार, इंडियन ओपिनियन पत्रिका, तो इसका चूंकि जो है कौन सी पत्रिका, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ये पूछा कि गांधी जी द्वारा कौन सी पत्रिका,
तो गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन, ये आपका आसान क्वेश्चन में गिनती है। अगर ये पूछ लेता कब प्रकाशित की गई, तब 1903 बताना थोड़ा सा टफ होता, लेकिन जब ये पूछ लिया कि इसमें गांधी जी द्वारा कौन सी प्रकाशित की गई, तो आपको यहाँ तुरंत बताना पड़ेगा। जैसे युगांतर का मैंने पूछा था इरावती करदे का, ऐसे यहाँ पर आप इंडियन ओपिनियन आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके नोट्स में लिखा हुआ, आपको करना चाहिए। सामान्यकृत अन्य, विशेषीकृत अन्य, मीड की, एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन, इसको तुरंत करना चाहिए। तमिलनाडु का तंजौर जिले का अध्ययन आंध्रे बेत्ते, एकदम घिसे पीटे क्वेश्चन, स्तरीकरण की बात करता है, बेवेरियन मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टेलीविजन को ना तो केवल सांस्कृतिक उद्योग के भाग के रूप में देखा जा सकता है, ना इसे कारपोरेट पूंजीवाद और राजनीतिक व्यवस्था दोनों से भी जोड़ा गया है। अब ये मार्क्यूज का है, गिडेंस का है, बर्मास, डगलस कैनर का, ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 के बाद में यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन ये आपका, आपको जानकारी है तभी कर पाएंगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। टेलीविजन और किसने जो है, चूंकि ये मीडिया स्टडीज का अच्छा क्वेश्चन है। दहेज अधिनियम 1900 घिसा पीटा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं। ये IRDP 1980 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें जिला प्रखंड योजना तो 78 में ही बन गया मान लीजिए, और उसके बाद में 79-80, तो ये 1779 में जो है प्रखंड स्तर पर लागू हुआ, 80 में पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो चलिए ये भी मतलब आप उससे संबंधित पढ़ रहे थे तो आप इस पे गैस कर सकते हैं। 80 के आसपास में अगर देखेंगे तो कोई इसमें 71, 75, 89 है, तो यही है, इसीलिए C नंबर लग गया है आपका। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि आरोही क्रम में भूमिका की अवधारणा विकसित की है। भाई भूमिका की अवधारणा को सबसे पहले किसने विकसित किया, ठीक है, राल्फ लिंटन की बात करते हैं। भूमिका की अवधारणा बाद में मर्टन भी बात करते हैं। भूमिका की अवधारणा आगे चल करके नए थिंकर के रूप में यहाँ पर आ जाते हैं गॉफमैन और नाडल। अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, लिंटन शुरुआत यहाँ पर करता है, क्योंकि भूमिका लिंटन की बात यहाँ से शुरुआत, तो बी नंबर सबसे, तो बी अगर आप यहाँ पर देखें कहीं बी नहीं है, ठीक है, कहीं बी शुरुआत ही नहीं है। तो बी और सी अब जब शुरुआत कर दिए तो उसके बाद में अपने आप इजली जो है आप काम कर सकते हैं। तो ये फिर आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन कर सकते थे आप, कोई इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद वाले तो नहीं आते आपको, लेकिन शुरुआत वाले तो ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, आपकी मूल अवधारणा में से है। लोकसभा में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए सीटें है, आपको मैंने क्वेश्चन खुद ही टेस्ट में लगा करके दिया, कई बार आई हुई, ठीक है। 330 कहता है लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन, और 332 कहता है विधानसभा में SC ST रिजर्वेशन। घिसा पीटा क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है, गलत करना ही नहीं है आपको। द पावर एलिट एकदम घिसा, सी राइट मिल की पुस्तक है, कई बार आप कर चुके हैं। कार्ल मार्क्स के विचार में क्या है कि अंततः पूंजीवाद व्यवस्था को नष्ट कर देगा। कौन सा वर्ग करेगा, वही है, दुनिया के मजदूरों उठो और इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंको। कौन है, सर्वहारा वर्ग करेगा, नष्ट करेगा। भाई पूंजीवादी व्यवस्था को कौन नष्ट करेगा, सर्वहारा वर्ग करेगा। वो कहता नहीं है कि दुनिया के मजदूरों उठो और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उखाड़ फेंको, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, ये बात है। किसने अपने अध्ययन में व्याख्या की दस्तावेजी विधि किसने किया है, तो डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये आप देखेंगे इस शब्द को, व्याख्या की दस्तावेजी, डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या की विधि है, गारफिंगल, क्योंकि कॉलिंस इस प्रकार का बात करता नहीं, पार्सन्स नहीं बात करता, केवल सुड्ज और हेरोल्ड गारफिंगल, इनमें दोनों कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन ये आप यहाँ पर सोशल इंटरेक्शनिज्म जो है, सामाजिक अंतःक्रियावादी विचारकों में अगर आप देखेंगे तो ये आप कर सकते हैं। तो हेरोल्ड तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर, लेकिन अगर आपने नेट वगैरह का दिया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन गारफिंगल, उसको आप सीधा करेंगे। ठोस और तरल आधुनिकता के बीच में, तो जिगमंड बामेट का है, तो जिगमंड बामेट का, तो ये भी क्वेश्चन तरल और ठोस आधुनिकता की बात वो करता है, ठीक है, सॉलिड एंड फ्लूइड मॉडर्निटी, ये है। तो ये टर्म घिसा पीटा है, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है, जिसको आता है वो कर पाएगा, जिसने मॉडर्न थिंकरों पर पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि वो ठोस और तरल आधुनिकता को तो पूछ नहीं रहा क्या होती है या उसके अंदर की बात, लेकिन सीधा सीधा टर्मिनोलॉजी पूछा है, तो आप इसको कर सकते थे। तो इसलिए हम इसको भी टफ क्वेश्चन के रूप में आपको मानेंगे। तो 2-17 के बाद में, मैंने 17 के बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा हट करके आपका लगाएंगे, और एक ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़े से बाहर के मतलब चीजें हैं। जैसे आप एक माइंड सेट करके चलते हैं ना छात्रों की, हम PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां इन सब
पोस्ट मॉडर्न थिंकर के क्या मतलब है, सिलेबस में तो लिखा नहीं है, तो हम इस पे क्यों इतना कमांड करके चले। फिलहाल जो पढ़ करके रखे ये सब क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, लेकिन ये है निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से एमिल दुर्कीम के एनी सोशियोलॉजी, ठीक है, एनी सोशियोलॉजिक का सहयोगी कौन था, तो एफ सिमियांड, ठीक है, इसका ये तो अब ये थोड़ा सा अन्य सोशियोलॉजी की ये जो दिया गया है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसको भी हम है तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं। डब्ल्यू जी समनर का फोक बेज घिसी-पिटी क्वेश्चन है, इसको तो किसी भी सूरत में देखते ही सही करना है। अगला कह रहा है कि जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसके भाई द्वारा पत्नी से विवाह कर करके उसके बाद बच्चों का पालन, तो लेवीरेट सोरोरेट ये बताया गया था, देवर विवाह साली विवाह, बहुत आसान क्वेश्चन, तो लेवीरेट ये दिया गया है, इसको मतलब हो गया देवर विवाह, ठीक है, तो ये आपका घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये आपको सही करना है। शब्द यहाँ लेवीरेट दे दिया, सोरोरेट साली विवाह और ये देवर विवाह, तो लेकिन ये है कि मैंने तो इंग्लिश में हिंदी में बताया हुआ था, ये आपको आना चाहिए। चलिए अगला, बस ये हिंदी का सर मतलब टर्म है, यहाँ पर लिख करके देना चाहिए था, लेकिन आयोग ने अब कर दिया। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ करता है। देखिए व्याख्यात्मक समझ की बात करता है, सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ, मैक्स वेबर खत्म हो गया। चलिए अगला देख लीजिए, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग निर्माण का सही आधार कौन सा है, यहाँ पर तो वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेशन मार्केट, ठीक है, यानी बाजार परिस्थिति की बात करें, बाजार में स्थित, ठीक है, मार्केट में जो क्या पावर है आपकी, तो व्यक्तियों की आय, व्यक्तियों का अधिकार, गैर संपत्ति का स्वामित्व या गैर संपत्ति, पूंजीवादी समाज में वर्ग निर्माण कब बनेगा, बाजार में उसकी स्थिति कैसी है, इसलिए, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है, आपको आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कई बार आपके नेट वगैरह में पूछा गया है, ठीक है, कि मार्केट में आपकी स्थिति क्या है। उसके बाद में उपलब्धि के आवश्यकता के सिद्धांत की अगर बात की जाएगी तो मैकक्लेलैंड का है, ठीक है, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जो है नीड ऑफ अचीवमेंट, ये मान सकते हैं कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा, तो अभी आपने 19 नंबर, कितने नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए थे आप, 20 नंबर, अब आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा कोई पढ़ा है, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल पीजीटी के लेवल से ऊपर है, तो मैं मानता हूँ कि चलिए 21 नंबर है। वो अगला देख लीजिए, द ह्यूमन साइकिल को पहली बार अगस्त 1916 में और 1918 के बीच समीक्षा आर्या में मासिक किस्तों पर किस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया, तो द साइकोलॉजी ऑफ द सोशल डेवलपमेंट की द आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो ह्यूमन साइकिल को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो क्योंकि आपके पार्ट से जुड़ा हुआ इसलिए आपको तैयार करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी लेकिन अच्छा क्वेश्चन में आ गया, तो 22 नंबर जो है, क्योंकि अलग अलग पार्ट में करके बहुत डेप्थ में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, जहां सही करना वो तो 100% सही करना, जो गलत। किस वर्ष पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया, ठीक है, तो आरक्षण 1992 से किया गया, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, ये जो है 92-93 से ये जो किया गया था वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लीजिए, जैक्स डेरिडा यहाँ पर ज्ञान जैसा कि प्रवचन में निर्मित होता दूसरों को ये कर सकते हैं, तो ज्ञान की बात कर रहा है कि नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज की बात यहाँ पर कौन करता है, माइकल फूकोल्ट, तो यहाँ पर ज्ञान जैसा कि प्रवचन में निर्मित होता, प्रवचन की बात करता है, तो फूकोल्ट प्रवचन की बात करता है, ये चीज आपको ये नहीं। कंस्ट्रक्ट इन डिस्कोर्स, तो कंस्ट्रक्टेड इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स में नॉलेज कंस्ट्रक्टेड होता है, ये बात माइकल फूकोल्ट का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी के लेवल से ऊपर है, लेकिन ये आपका नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई छात्रों, तो इसलिए इसको आपको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमारे हिसाब से। फिर टफ क्वेश्चन में मैं इसकी गिनती रखता हूँ, तो 22 के बाद 23, क्योंकि एक मेंटल रूप से प्रिपेरेंस की बात होती है ना, कि मतलब हम पीजीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना। आप भले नेट का पेपर भी रिपीट करके गए, लेकिन चीजों पे फोकस नहीं करके जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि आदमी क्या करता है कि ये चीजें आउट ऑफ सिलेबस हमारे माइंड में एक रहता है, तो हम उसको फोकस अभी नहीं करते। विषयों की अवधारणा का उपयोग करके संस्कृत का अध्ययन किसने किया, तो विषयों की अवधारणा का प्रयोग करके संस्कृत का अध्ययन
कौन किया है? एमी ओपलर महोदय ने किया है। तो चूंकि कल्चर आपके पार्ट से, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। एमिल दुर्खाइम, अब देखिए ये क्वेश्चन है, दुर्खीम वैसे तो फ्रांस, पेरिस वो सब लोग पढ़ते रहते हैं कि फ्रांस के रहने वाले, लेकिन अभी पेरिस में स्ट्रासबर्ग में बॉर्डर्स है, एपिनल है, तो ये थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये हो क्या रहा है कि जैसे जैसे वही चीजें बार बार रिपीट करती हैं तो क्वेश्चन के अंदर में चीजें बन गई। तो कोई बहुत स्टैंडर्ड नहीं, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ते समय जो पुस्तकें लिखी रहती हैं तो उसमें एपिनल लिखा हुआ है, तो आप इसको कर सकते थे, क्योंकि भाई 5 ही थिंकर हैं, तो आप इनके बारे में क्योंकि होता क्या, जनरली आप चीजें एक बार पढ़ने के बाद में आप किताबों को उठा करके और अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर ये नाम कहीं ना कहीं एक बार भी अगर आया हुआ है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे, टिक मार देंगे। भारत पर अपने समाजशास्त्रीय लेखनों में वेदों, शास्त्रों, महाकाव्यों, काव्य से व्यापक उद्धरण जीएस भोरे साहब ने इस सबका इंडोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट दिया हुआ था, आसानी से कर सकते हैं। अगला भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड, ये सैंक्शन की बात करते हैं, तो ऑलरेडी ये कई बार पढ़ाया जा चुका है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, गलत नहीं करना है। यहाँ पर अंतःक्रिया क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन ऑर्डर, तो इंटरेक्शन ऑर्डर की बात इरविंग गॉफमैन करते हैं। ये एलईडी मतलब आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब वही है कि गॉफमैन और गारफिंगल ये सब डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो 22 है, इसको भी मैं लेता हूं कि आपसे बाहर का क्वेश्चन। चलिए, श्रीनिवास रामपुरा का फील्ड वर्क किए हुए थे, ये आपको आना ही चाहिए, आपके सिलेबस का डायरेक्टली सवाल। एसी मेयर ने संबंध प्रणाली का रामखेड़ी का अध्ययन किया हुआ था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूं कि डेप्थ में गया, क्योंकि एसी मेयर डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा गया है, तो आपको ये मान के चलता हूं कि डेप्थ स्टडी आपकी है थोड़ी सी, तब आप कर पाएंगे। तो 24, और निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को शिक्षा विज्ञान का प्रोफेसर कहा जाता है? भाई पहला प्रोफेसर एमिल डर्खाइम, रिपीटेड 1000 बार नेट उस सब में पूछा गया है और सिलेबस में आपके पढ़ा है। संस्कृतिकरण अपने रूपों में परंपरावाद और प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिकता के प्रति भारत की लघु परंपराओं में प्रतिबिंब में, यह आपके सिलेबस का मैटर है। गोविंद सिंह, कई बार पूछा जा चुका है, आपको आना चाहिए। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डैरन डार्फ, ये आपको आना चाहिए, बहुत बार रिपीटेड हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में किन अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भाई अनुसूचित जाति 80 की साक्षर, जब यहाँ पर ओवरऑल साक्षरता दर कम है, तो वैसे भी यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, तो एक गेस करके आप लगा सकते थे, आना चाहिए। ठीक है, और किसने प्रस्ताव दिया कि जात व्यवस्था पदानुक्रम शुद्धता अशुद्धता? तो शुद्धता पदानुक्रम, जात व्यवस्था, शुद्धता अशुद्धता के बाद ड्यू डिमांड कहते हैं। ठीक है, होमो हायरार्किकस, तो ये तो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप में विद्यमान संबंधों का एक जटिल नेटवर्क, तो ब्राउन का ये बहुत बार रिपीटेड है, क्योंकि आपके सिलेबस सामाजिक संरचना जुड़ा है, ये आपको कतई किसी सूरत में गलत ही नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वयं को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक भूमिकाएं निभाते हुए पाता है, असंगत मांगे करती, तो भूमिका संघर्ष हो जाता है। एकदम मतलब आसान क्वेश्चन है, आपको गलत नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में श्रीनिवास, ये एकदम ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, अभी इसके पहले कहीं पे लिखा भी था ये प्रश्न में, किंग्सले ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, वो प्रश्न में भी था, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये तो गलत करने का कोई प्रश्न नहीं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, पीसी जोशी की, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हुए हैं। ट्रेंड्स इन, तो भाई अब चूंकि कृषक और कृषक समाज है, तो इसलिए आपको आना चाहिए, लेकिन इसको मैं मान सकता हूँ कि आपके टफ क्वेश्चन में है। तो मैंने आपका शायद 25 क्वेश्चन लगा दिया था अभी, और अब आप 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ में चले, नहीं 24 लगा कर रखा, और ये 25 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ बन गया, ये आपको आता है कि नहीं आता? ठीक है, वैसे आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कृषि वैश्वीकरण, स्थूल वैश्वीकरण के बीच में अंतर किसने किया? इस क्वेश्चन को मैं, अगर इस क्वेश्चन को नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को तो मान करके चलिए कि 25 नंबर ये आपके लिए थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेविड हेल्ड ने जो कृषि वैश्वीकरण है, यानी थिन ग्लोबलाइजेशन और थिक ग्लोबलाइजेशन के बीच में अंतर किया, तो ये इस तरीके से। पार्सन सामाजिकरण को किसके रूप में देखता है? देखो, कह रहा जीवन भर के अनुभव की बात करता है, प्रक्रिया के रूप में बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांधती है, फिर बचपन में सीखे गए मानदंड
मूल व्यवस्था में पूरी तरह बदल जाते हैं। कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। कर्ता जो है वो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है, वहां पर जीवन भर के अनुभव, तो ये जो है यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्सन सामाजिकरण को टीन एज तक मानता है। ठीक है, तो टी एज तक मानता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ए आप देखिए यहाँ सब जगह पे है, खाली यहाँ पर ए नहीं। ठीक, तो इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन। अगला यहाँ पे कह रहा है कि समाजशास्त्र के इतिहास में उद्भूत निम्नलिखित विचारधाराओं को कालानुक्रम में करिए कि पहले क्या आया फिर क्या आया। फिर भाई पॉजिटिविज्म यहीं से शुरुआत ही होती है, अगस्ट कॉम्टे करते हैं। पॉजिटिविज्म के बाद में देखा जाए तो संरचनात्मक प्रकारवाद, क्योंकि स्पेंसर आता है वो संरचना और प्रकार को लेकर के चलता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे लगा दो, नंबर 2 पे लगाए, क्योंकि ये कामटे हैं प्रत्यक्षवाद, और ये क्या है, ये स्पेंसर हो गए। ठीक, स्पेंसर के बाद में अब आ जाते हैं कौन, दुर्खीम। दुर्खीम संरचना की बात करता है। ठीक है, संरचनात्मक प्रकारवाद ये भी मतलब, लेकिन संरचना पे फोकस करते हैं। और उत्तर आधुनिकता ये तो बात की कहानी है। तो आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिविज्म नंबर 1 पे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था ए बी, अब ए के बाद बी संरचनावाद जुड़ेगा या प्रकारवाद। तो भैया प्रकार जो संरचनात्मक प्रकारवाद, स्पेंसर क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर, ए के बाद सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शन अच्छे बने थे, क्योंकि आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन बी इसका करेक्ट होगा। कहाँ पे, क्योंकि संरचनात्मक प्रकारवाद पहले है, बाद में संरचनावाद है। ठीक है, ब्राउन और नार्डेल ये सब संरचनावाद की बात में करते हैं, लेकिन संरचनात्मक प्रकारवाद पहले। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, पहली बार ग्रामीण और सामाजिक दुनिया और शहरी जो है सामाजिक दुनिया के बीच में अंतर किसने किया। तो भाई ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र पे बहुत बड़ा सोरोकिन और जिमरमैन की पुस्तक ही है, रूरल प्रिंसिपल ऑफ रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। तो घिसा पीटा क्वेश्चन है। भारत समाज की वास्तविकता को समझने के लिए बुक व्यू के बजाय फील्ड व्यू की किसने, एम एन श्रीनिवास। ठीक है, ये फील्ड व्यू की एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन, ये मैंने अभी लास्ट टाइम आपको शायद टेस्ट में भी दे करके रखा था कि फील्ड व्यू की बात कौन करता है, बुक व्यू की जगह पर गोरिया बुक व्यू की बात करते हैं, यहीं पर एम एन श्रीनिवास फील्ड व्यू। तो ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है किसी भी सूरत में, क्योंकि बुक व्यू की बात कौन करता है, जो किताबी बात करते हैं, जो इस तरीके से बात, वो जीएस घुरिए, क्योंकि वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्ट की बात करते हैं। और फील्ड व्यू जो क्षेत्र कार्य की बात कौन करते हैं, वो एम एन श्रीनिवास। आसान क्वेश्चन, लेकिन अगर गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कोई आपका बैकग्राउंड स्टडीज नहीं है। ठीक है, आपने कोई भी जो क्लासिकल चीजें हैं जो बैठ करके पढ़ने लिखने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, इसको आपको सही करना पड़ेगा, आपको जाके नोट्स लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, जाकर के सुनिए और अच्छे से तैयार करिए, तब आपको बेहतर कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेविड बी ग्लास द्वारा किया गया। तो भैया डेविड बी ग्लास, ये सब ऐसे थिंकर हैं जिनके बारे में आपने नहीं जान करके रखा। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसको आप 26 नंबर आप गेस लगा करके भले सही कर लें, बाकी ऐसे नहीं। औद्योगिक समाज में सामाजिक गतिशीलता, आधुनिक ब्रिटेन में सामाजिक गतिशीलता और वर्णसंकट ब्रिटेन में, सामाजिक अमेरिका में। तो भैया डेविड बी ग्लास, आप गेस लगा करके इसको सही करिए, कहाँ से आया क्या आया इस पर जाने। नेक्स्ट है राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र के किस स्कूल थे। तो भाई लखनऊ से, घिसा पीटा रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार, मतलब ये मैंने लास्ट टाइम जो टेस्ट दिया वो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट टेस्ट सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उठा करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मैक्स वेबर को मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत से काम करते हुए, उसको विकसित करते हुए देखा है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हुई है, पिछले 3 साल से हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन ये जो अभी लास्ट टेस्ट सीरीज हुई उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसलिए मैं जब आता है तो चूंकि लास्ट वाला ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी ये सब चीजें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर और जो आपके पेपर मैंने टेस्ट सीरीज कराए हैं वो सब आए हुए हैं। अब जैसे ये मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत को, तो मैंने क्या बताया था कि मार्क्स और वेबर को मिला करके कौन लेकर के आता है, राल्फ डेरेनर। आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है, बढ़िया आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई आधुनिकता को सभ्यता की अवधारणा के रूप में। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एसन आइजनस्टाइन, तो ये अब एसन आइजनस्टाइन आधुनिकता को सभ्यता की अवधारणा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम बिल्कुल हट करके, तो 26 के बाद में ये आपका क्या हो गया, ये 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया कि
जो आपका सही जाए, ठीक है, मतलब आप यस से सही करिए। अगला है डेविस मूर का सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो है इनकी पुस्तक डेविस मूर और उनकी आलोचना भी मेल्विन ट्यूमिन करते हैं, तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आपको ये गलत नहीं करना है। भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन, सीडीपी का मूल्यांकन एससी दुबे रिपीटेड 1000 बार आ चुका है, आप पढ़े भी हैं, तो इसलिए इसको गलत ही नहीं करना है। स्थानीय रुचियों के अनुरूप स्थानीय बाजारों के लिए वैश्विक उत्पादों में यानी कोई ग्लोबल लेवल पर कोई वस्तु हो और लोकल लेवल पे ला करके बेचना है और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, तो उसके लिए ऐसे होता है, यानी बृहद अवधारणा को सूच में ला रहे हैं, लेकिन यह अवधारणा नहीं है, तो एक नया शब्द यहाँ पर आ जाता है, उसको कहते हैं ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबल का लोकलाइजेशन करना, ठीक है, तो लोकलाइजेशन नहीं ग्लोकलाइजेशन, ग्लोबल की व्यक्ति को लोकल लेवल पर लाना, तो ग्लोकलाइजेशन एक टर्म है, यह आया हुआ वही चीज है। तो मतलब अगर एक बार अगर आप पैरोग्लाइजेशन संकीर्णीकरण, कोई बृहद परंपरा को लघु परंपरा, ये वाली बात, मैकडोनलाइजेशन तो करना जो फास्ट फूड वाला, वो यहाँ पर कोई ग्लोबलाइजेशन, यानी कोई स्थानीय वस्तु है उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाना, ये तो बोल रहे हैं, यहाँ उल्टा बोला तो ये भी कट जाएगा। कुल मिलाकर के ये आप कर सकते हैं। अगला दमनकारी प्रतिस्थापितकारी कानून, एमिल डर्कहाइम का, दुर्खीम महोदय का, तो ये तो एकदम बिल्कुल रिपीटेड घिसा पीटा क्वेश्चन। भगवान दास की पुस्तक एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप उठा करके देखिए, एंशिएंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम इसी पेपर के अंदर में आई हुई है, इसी पेपर के अंदर में ये पुस्तक एक बार और भी पूछी गई है और फिर यहाँ पर पूछी गई है, तो देखिए इसी पेपर के अंदर में वहां पर भी है और यहाँ पे भी है भगवान दास की पुस्तक, तो आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, मतलब और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 थिंकर है इंडियन, वो भी नहीं तैयार करके रखे हैं, तो क्या पढ़ करके गए। और किसने अक्सर संरचना को स्टैट जैकेट के रूप में देखा, अब स्टैट जैकेट के रूप में कौन देखने की बात करता है, स्टैट जैकेट, तो ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है। संरचना को राबर्टी पार्क की संरचना, तो इस बार पार्क राबर्टी पार्क के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, उनकी परिभाषा ये सब, तो अच्छा क्वेश्चन, तो इसको हम 28 नंबर का क्वेश्चन मान सकते हैं कि था क्वेश्चन। और 9 प्रकारवादी विचारक के रूप में, तो ये तो सभी को सही करना, अलेक्जेंडर शुरुआत ही 9 प्रकारवाद की करता, तो सभी लोगों को सही। तो अभी तक आप लोगों ने छात्रों, मैंने पूरा पार्ट आपको बता दिया, एक ही साथ में बताया 125 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे मतलब बाहर, तो आप ये समझ लीजिए अगर 28 क्वेश्चन अगर बाहर कर दें तो 98 क्वेश्चन आपको करने की क्षमता रखनी चाहिए पेपर में। अब 98 पेपर अगर आप कर सकते हैं तो इसमें कुछ होता है ह्यूमन एरर, जिसको कहते हैं कि प्रेशर में ह्यूमन, तो हम ह्यूमन एरर से 5 क्वेश्चन कम कर लेते हैं, ठीक, ह्यूमन एरर में 5 क्वेश्चन कम कर दें, मान लीजिए आपकी गलती होती है इस तरीके से, तो 93 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना चाहिए। अगर आप 93 नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, पहली बात। अब रह गई बात ये 28 क्वेश्चन, तो 28 क्वेश्चन कोई माइनस मार्किंग तो है नहीं, ये आपकी माइनस मार्किंग है और इसमें आपके 0 नंबर जाने हैं। अब इस 28 में से अगर आप एक कोई विकल्प पकड़ लें, चाहे बी पकड़ लें, सी पकड़ लें, कुछ आए चाहे ना आए, एक विकल्प पकड़ें, तो 4 में से एक क्वेश्चन सही होने की संभावना है, कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 4, तो 4 7 28, 4 से डिवाइड कर दिया 7, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए, तो 93 में 7 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 100। मतलब छात्रों 100 क्वेश्चन आपको हर हालत में यहाँ से निकालना चाहिए, 100 क्वेश्चन आपको निकालना चाहिए, ये है आपका मतलब जो मिनिमम स्ट्रेटजी। बाकी ऊपर क्या आपकी मतलब भाग्य कितना और सही कर देती है, कौन और सा काम करते, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ एकदम बता दिया, सारी चीजें कि 98 क्वेश्चन कर सकते थे, 27 क्वेश्चन ऐसा था और 5 क्वेश्चन ऐसे उसमें मैंने ह्यूमन मिरर मान लिया कि प्रेशर में और इन सब चीजों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब 93 हुआ और 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया कि मिनिमम अगर आपका 4 में एक सही चला जाए, ठीक है, तो 28 क्वेश्चन पे गेस मारेंगे तो 7 क्वेश्चन आपका सही चला जाएगा, 100 क्वेश्चन मिनिमम आपका टारगेट ये आपका होना ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने 100 का रखा कि अगर 100, लेकिन ये अच्छे स्टूडेंट के लिए है, ठीक, 100 क्वेश्चन। अब यही है कि हमेशा मेरिट 1-2 नंबर नीचे जाने का अपना रहता है, इसीलिए मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं कि एकदम जो एकदम टॉप है वही जाएगा, और लोगों को भी बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसे है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपके 95 क्वेश्चन बन रहे हैं ±2, ठीक है,
±2। तो आप फाइट में है एज जनरल कैंडिडेट, और इसलिए ऐसा है कि कई लोग कहेंगे सर 92 क्वेश्चन करना बहुत वो है, सीट कम है, इसलिए आप मान के चलिए कि 95 क्वेश्चन ±2 पे आपके कॉलिंग की संभावना है। मिलते हैं अगले छात्रों। तो अभी आप लोगों ने पूरे पेपर को देखा, एनालाइज किया, अब आप अपनी गलतियों को ढूंढिए और जो बातें मैंने किया है बेबाकी से उसको आप एक बार विचार करिए कि क्या वास्तव में ये बातें आपके लिए सही हैं, श्रेयस्कर हैं, और इस तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आगे भी एग्जामिनेशन है, उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाइए, तत्परता से लगिए, क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह आपको न सफलता मिलेगी और न हर जगह आप नौकरी कर पाएंगे। एक नौकरी आपको चाहिए, आप लगे रहिए, जहां आपकी किस्मत होगी वहां आपको ले जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।